Hi guys, today we are going to start with our today's discussion that is primarily based upon the landmark judgment of the Honorable Supreme Court that is Arnesh Kumar versus State of Bihar. जितनी ये जजमेंट जजेस और लॉयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये जजमेंट एक जनरल पब्लिक के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ ये लास्ट तक देखिए, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए. आई अश्योर यू कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इस जजमेंट में. सो एक मिसकंसेप्शन है इस जजमेंट के रिगार्डिंग कि ये जो जजमेंट है इट इज डीलिंग विथ एंटिसिपेटरी बेल विच इज़ अ रॉन्ग, विच इज़ अ मिसकंसेप्शन. इट इज़ प्राइमरली डीलिंग विद द अरेस्ट. ये जजमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट से डील कर रही है, ना कि ये जजमेंट एंटिसिपेटरी बेल से डील नहीं कर रही है. अरनेश कुमार. सो इस केस में हुआ क्या था, देयर वॉज वन डब्ल्यू जिसने अपने इन लॉज के अगेंस्ट और हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर करी. ही क्लेम दैट कि जो उसके इन लॉज हैं वो उससे डाउरी डिमांड कर रहे हैं. वो उससे कह रहे हैं कि भाई मारुति गाड़ी ला, फ्रिज ला, टीवी ला, और अगर वो नहीं वो डिमांड फुलफिल करती तो जो एच है, जो उसका हस्बैंड है, वो दूसरी शादी कर लेगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट अरेस्ट जो एच है उसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल करी. ही मूव एन एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी बिफोर सेशन कोर्ट, जो कि रिजेक्ट हो गई. देर आफ्टर ही अप्रोच दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो भी कैंसिल हो गई, वो भी डिक्लाइन कर दी हाई कोर्ट ने. नाउ द मैटर केम अप बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर एसएलपी. स्पेशली पिटीशन से ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आया. तो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में जाने से पहले या आर्टिकल सेक्शन 41 में जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, बिफोर गेटिंग इनटू दिस जजमेंट और बिफोर गेटिंग इनटू दिस द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कुछ रिपोर्ट्स आई सुप्रीम कोर्ट के पास. लेट अस एनालाइज दैट. सो पर्पस क्या था 498A, दिस जो इस केस में एफआईआर फाइल हुई है वो दैट वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 498A, दैट वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 498A आईपीसी, प्लस इट वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज डीवी एक्ट. तो पुलिस ऑफिसर जनरली करते क्या, जैसे ही एफआईआर लॉज होती है, मींस जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और प्लस वो नॉन बेलेबल होता है, वैसे ही पुलिस ऑफिसर प्रोसीड करते हैं अरेस्ट के लिए, विच इज रॉन्ग, विच इज कंसिडर टू बी एन इलीगल. सो इस जजमेंट की ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले या लॉ पॉइंट पे जाने से पहले कुछ रिपोर्ट कोर्ट के पास ही पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं. ओके सो सेक्शन 498 का पर्पस क्या था. सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी का पर्पस क्या था, इसको क्यों इनकलकेट किया गया आईपीसी में. द पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग सेक्शन 498A ये था कि भाई जो हरासमेंट, जो फीमेल जो हरासमेंट सफर कर रही हैं, जो इल इफेक्ट सफर कर रही हैं, उसको डू अवे किया जा सके. बट अल्टीमेटली उल्टा ही हो रहा था. ये जो 498A का जो प्रोविजन है ये एज अ टूल यूज होने लग रहा था. इट हैज बीन यूज एज अ टूल कि भाई इन लॉज और अपने हस्बैंड को हरास करने के लिए एज अ टूल यूज किया जा रहा था फीमेल के द्वारा. ये तो मियरली बिकॉज ये इसका इल इफेक्ट हो रहा था 498A का, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देंगे क्या. द कोर्ट सेड नो. इस केस में नहीं बोला गया था, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मियरली बिकॉज अ प्रोविजन इज बीइंग मिस यूज इट विल नॉट बी डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये काफ़ी सारी जजमेंट में बोला गया कि कोई प्रोविजन के इल इफेक्ट्स हो रहे हैं या उसके रेपरकशंस हार्श हो रहे हैं, तो मियरली बिकॉज इट हैज़ अ हार्श रेपरकशन, तो उसको इनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं करेंगे. उसके बाद कोर्ट के पास एक रिपोर्ट आई एनसीआरबी
NCRB की रिपोर्ट है, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज डायरेक्ट अंडर द डायरेक्ट सर्वेलांस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि लेट सपोज एक साल में, लेट सपोज 2012 से लेकर 2013 तक 100 केस 498A पे आ रहे हैं। अब इसमें पुलिस ऑफिसर 95% केसेस में, सॉरी, पुलिस ऑफिसर 95% केसेस में अरेस्ट कर लेते थे, merely because the offense is cognizable and non-bailable one, पुलिस proceed with the arrest। अब इसमें होता क्या था, 86 अप्रोक्सीमेटली 86% केसेस में या तो डिस्चार्ज हो जाता था या तो बेल मिल जाती थी, ओ सॉरी, या तो एक्विटल हो जाता था। तो परसेंटेज देख रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ 14 to 15% केसेस में कन्विक्शन होता था, बाकी सारे केसेस में ये डिस्चार्ज या एक्विटल हो जाता था। सो अरेस्ट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अरेस्ट? अरेस्ट का पर्पस है यार कि वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे, जो एक्यूज पर्सन है वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे, या वो तेरा या वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे, या वो इंटेरोगेशन में पार्टिसिपेट करे, या वो जब उसको बुलाया जाए कभी भी कोर्ट में तो वो प्रेजेंट हो सके या कौन ना करे वो। तो दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ अरेस्ट। एंड उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करें। बट अब आप ये बताइए अरेस्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? अरेस्ट एक्चुअली ब्रिंग ह्यूमिलिएशन। जो एक फ्रीडम है, उनको जो फ्रीडम गारंटी करी जा रही है आर्टिकल 21 में, वो भी उनकी कर्टेल होगी। और इट विल एक्ट एज अ स्कार्स फॉर एवर, मीन्स अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे घर से, इवन दो दे आर डिस्चार्ज और एक्विटल, इवन चाहे वो डिस्चार्ज हो जाए चाहे वो उनको एक्विटल हो जाए उनका, बट जो सोसाइटी है वो तो उनको उसी नजरिए से देखेगी ना, यार इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा 100%, तभी पुलिस आई है और इसको अरेस्ट करके ले गई है। बट अल्टीमेटली वो डिस्चार्ज हो गया ये तो किसी को पता नहीं है। सो वो एक्चुअली एक्ट एज अ सोशल स्टिग्मा। Now you must appreciate that the police officer has numerous ways of extracting money, and one such is arrest. Actually, arrest act as a source of corruption for the police officer. The moment a person is arrested, his right guaranteed under Article 21 of the Constitution gets affected. What Article 21 of the Constitution says? No person shall be deprived of his life and personal liberty except due process of law. So the moment a person is arrested, जैसे ही एक पर्सन अरेस्ट होगा, उसका जो राइट है, जो आर्टिकल 21 उसको गारंटी दे रहा है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, या आपकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा, जो आपकी लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 21 उसको गारंटी दे रहा है। बट इट इज again imposing a certain restriction upon that right, because no right is absolute, it is subject to certain restriction. It is saying that except with the due process of law. So the process cannot be any and every process, means the procedure cannot be any and every procedure, it shall be due process of law, means the procedure has to be due procedure, it has to be just, fair and reasonable procedure. So where it is provided, what is due process of law in cases of arrest? Section 41 of CRPC provide that due process. If a police officer proceeding with the arrest keeping in mind section 41 of the CRPC, it is complying with the requirement as laid down under section 41 of CRPC, it
सेट टू बी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बट अगर वो सेक्शन 41 की जो प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल नहीं करता, तो देन इट विल रिगार्ड एज इलीगल अरेस्ट. अगर वो सेक्शन 41 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करता, तो दैट विल अमाउंट्स टू अ इलीगल अरेस्ट. और उसके लिए द कंसर्न अरेस्टी, दैट इज कंसर्न एक्यूज, कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट. और वो हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो इलीगल अरेस्ट था, तो हाई कोर्ट उस पर, जो पुलिस ऑफिसर है, उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है. इवन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो सकती है एज पर द एक्सप्रेस प्रोविजन. बट अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो इस केसेस में, तो हाई कोर्ट के पास या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो जो अरेस्टी है, बेसिकली सॉरी, जो पुलिस ऑफिसर है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है अगर वो इन सेक्शन 41 की जो कंडीशन है उसको वॉयलेट करता है. सो दे आर अल्टीमेटली सेइंग द पावर ऑफ अरेस्ट हैज टू बी एक्सरसाइज कीपिंग इन माइंड द बैलेंसिंग प्रिंसिपल, द बैलेंसिंग अप्रोच. सो अब एक पर्सन, एक एक्यूज पर्सन है, उसने ऑफेंस कमिट किया, तो इफ इट अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज, वो सोसाइटल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. वो सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करेगा कि हाँ यार, ये पर्सन ने एक ऑफेंस कमिट किया है, तो ये हमारे लिए भी डर पैदा करेगा. और साइड में आप देखो, एक्यूज के भी राइट है. एक्यूज की क्या राइट है? एक्यूज कहता है कि भाई मेरा आर्टिकल 21 वायलेट होगा अगर आपने मुझे अरेस्ट किया, बट इट हैज टू बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अरेस्ट जो होगा वो ड्यू प्रोसेस से होगा, एज एनी एंड एवरी प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा. इट शैल बी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट मीन्स द पुलिस ऑफिसर हैज टू प्रोसीड विद द अरेस्ट कीपिंग इन माइंड कि भाई मुझे ये प्रिंसिपल जो सेक्शन 41 में लेट डाउन करे हैं फॉलो करने हैं. एंड सेकेंडली, द पुलिस ऑफिसर हैज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ कि क्या ये ऑब्जेक्टिव सर्व करेगा, क्या ये नेसेसरी अरेस्ट है. कोर्ट ने भी न्यूमरस केसेस में बोला है कि द अरेस्ट should be, the power of arrest should be exercised only where it is very indispensable. means जहाँ पे बहुत necessary है, वहाँ पे ही power of arrest को exercise करना चाहिए. let us read one section 41 of CRPC. एक बार section 41 CRPC का पढ़ लेते हैं और try करते हैं कि उससे क्या interpretation निकल कर आ रही है. because जो कोर्ट है, कोर्ट ने इसमें कोई लॉ नहीं क्रिएट किया, रादर द कोर्ट जस्ट हैव इंटरप्रेटेड सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के मेन हेडिंग क्या कहती है? व्हेन द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट. सो इट इज एक्चुअली कन्फरिंग द पावर, सेक्शन 41 इज कन्फरिंग द पावर to the police officer to arrest without warrant. Even without the order of the magistrate, the police officer can proceed with the arrest. Under what circumstances the police officer can arrest without warrant? Let us read. Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence. So there is two requirement to proceed without a warrant. That is firstly a reasonable complaint or a credible information has to be made out, and secondly a cognizable offence has to be made out. FIR तभी होगी जब cognizable offence होगा, other cases में NCR होती है. तो first requirement is reasonable complaint has to be made out or credible information has to be received. Means a prima facie case has to be made out. In order to proceed with the arrest, the first and the foremost condition that has to be satisfied is the prima facie case has to be made out. Means द पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ये कुछ सस्पिशियस क्रिएट कर रही है मेरे माइंड में, या कि ऑफेंस 100% मतलब 70% 80% ऑफेंस हुआ है, कुछ गलत हुआ है. पहली कंडीशन प्राइमा फेसी केस हैज टू बी मेड आउट. आई विल जस्ट राइट. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्राइमा फेसी केस हैज टू बी मेड आउट. बट अगर वो ऑफेंस 7 साल या 7 साल से कम पनिशेबल है, अगर वो ऑफेंस 7 साल या 7 साल से कम पनिशेबल है, तो एक और रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए. या तो लिखा हुआ ना, द पुलिस ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी.
और नेसेसरी सेकंड, पहला तो प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होना चाहिए, और सेकंड पुलिस ऑफिसर को लगना चाहिए कि वो अरेस्ट जो है नेसेसरी है। अब कैसे नेसेसरी है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, कि जो एक्यूज पर्सन है वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट इट इज नेसेसरी। इन जो कंडीशंस लिखी हुई हैं इसमें, इसकी एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर जो एक्यूज पर्सन है वो कॉपरेट नहीं कर रहा अरेस्ट में, सॉरी जो पुलिस जो एक्यूज पर्सन है वो इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड प्राइमा फेसाई केस हैज टू बी मेड आउट। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस। मतलब जो एक्यूज पर्सन है क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा एविडेंसेस को, विटनेसेस को, और जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो उस केसेस में भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है। अब लिखा हुआ है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस। अब वो क्या करते हैं, विटनेस को इंड्यूस करते हैं, धमकाते हैं, डराते धमकाते हैं, अगर तूने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला, कोई स्टेटमेंट दिया, कोई एविडेंस दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, या उसको पैसे देने की कोशिश करते हैं कि तू मेरे से पैसे ले ले और शांत हो जा, तो उस केसेस में ही पुलिस वाले के पास पावर आती है अरेस्ट करने के लिए। और लास्ट ये लिखा हुआ है कि अगर वो पुलिस, वो क्या कहते हैं, जो एक्यूज पर्सन है उसकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर ना करवाई जा सके कोर्ट में, मतलब कोर्ट में किसी केस, कुछ टाइम, किसी सिचुएशंस में जो एक्यूज पर्सन है उसको कोर्ट में अपीयर होना मैंडेटरी होता है। अब वो नहीं आएगा, ऐसा पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा है कि वो उस, जब भी उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, जब भी कोर्ट की हियरिंग होगी वो आएगा नहीं, तो उस केसेस में भी जो है पुलिस ऑफिसर वो अरेस्ट कर सकता है। ये जो रीजंस होंगे कि पहला तो प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है, और सेकेंडली ये कंडीशन जो सब सेक्शन ए से लेकर ई में है, सॉरी सब क्लॉज ए से लेकर ई में है, वो फुलफिल, उसमें से एक भी फुलफिल हो रही है, इसको राइटिंग में लिखेगा वो कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि अरेस्ट करना मैंडेटरी है, तभी वो अरेस्ट प्रोसीड कर सकता है। बट अगर वो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब आइदर प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है बट दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, वो सेक्शन 41A का नोटिस ऑफ करता है। अब 41A के नोटिस में क्या होता है कि जैसे एक्यूज पर्सन को नोटिस ऑफ किया जाएगा, अगर पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर रहा तो वो 41A का नोटिस ऑफ करेगा। उसमें क्या होगा, जब भी पुलिस वाले को उसकी जरूरत होगी, एक्यूज पर्सन को इंटेरोगेट करना पड़ेगा, तो वैसे ही वो 41A का नोटिस सर्व करेगा और आपको एक्यूज पर्सन को वो कंप्लाई करना पड़ेगा। जब तक वो कंप्लाई कर रहा है 41A का नोटिस, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट जहां वो कंप्लाई नहीं करता, मतलब इंटेरोगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाएगी उसको अरेस्ट करने की। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेक्शन 41 की, तभी वो अरेस्ट कर सकता है। अगर नहीं होती सेटिस्फाई तो वो अरेस्ट नहीं कर सकता, और वो अगर करता है तो ये इलीगल अरेस्ट है। दैट इज अगेंस्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज अगेंस्ट द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। यही कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है, मोर और लेस। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर है, इट शुड नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ अरेस्ट इन अ रूटीन मैनर। ये रूटीन मैनर में एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि जितनी एफआईआर होंगी, अगर उतने अरेस्ट हो जाएंगे तो ये अल्टीमेटली कोर्ट पे भी तो बर्डन डालेगा ना। अब अरेस्ट हो या एफआईआर होगी तो उस केस में क्या होगा, लोग एंटिसिपेटरी बेल मूव करेंगे, या अरेस्ट हो जाएगा तो रेगुलर बेल फाइल करेंगे, तो उस केस में अल्टीमेटली कोर्ट ही तो ओवर बर्डन हो रहा है ना। कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी इशू करी है इस जजमेंट में कि क्या होता है, एक मिनट, होता क्या एक्चुअली, एक सेकेंड, कि द मोमेंट अ पर्सन, द एक्यूज पर्सन इज अरेस्टेड, पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है सेक्शन 57 में, सीआरपीसी के सेक्शन 57 में, कि उसको 24 घंटे तक जेल में रख सकती है, मतलब 24 घंटे तक उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। एज पर सेक्शन 57 ये कहता है कि द पुलिस ऑफिसर कैन
has to produce the accused person within a reasonable period of time, and that reasonable period of time cannot exceed beyond 24 hours. Even if अगर वो 24 आवर से ज़्यादा भी टाइम रीजनेबल है तो वो रीजनेबल नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 57. 24 आवर्स के बाद उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट के सामने. अब वो डिमांड करेंगे, जो पुलिस वाले हैं वो मजिस्ट्रेट के आगे डिमांड रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सर मेरी क्या कहते हैं इसकी अभी इंटेरोगेशन हमें और चाहिए, एक्यूज पर्सन को इंटेरोगेट हमें और करना है, तो प्लीज़ इसकी कस्टडी जो है वो बढ़ा दीजिए. इस केसेस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट भी मैकेनिकली एक्ट करते हैं, क्योंकि आई एम ऑल स्पीकिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट. क्या होता है, कोर्ट भी ओवरबर्डन्ड है. 100 केसेस एक दिन में इस कोर्ट को डील करने हैं. तो अल्टीमेटली होता क्या है, कोर्ट भी मैकेनिकली एक्ट करते हैं और ग्रांट कर देते हैं फर्दर कस्टडी. तो कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्ट किया है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को भी कि इन केसेस में मैकेनिकली एक्ट ना करें. जैसे ही आपके पास फर्दर कस्टडी के लिए पुलिस वाले आए तो पहले उनसे वो जो अरेस्ट उन्होंने किया उसकी रिपोर्ट मंगवा लें. उस रिपोर्ट में क्या होगा, ये एक रिपोर्ट होती है. पुलिस वाले जब भी अरेस्ट करते हैं तो एक रिपोर्ट बनाते हैं. इस कॉलम में उसका नाम लिखा होगा, एक्यूज पर्सन का नाम लिखा होगा. सेकंड कॉलम में वो जो ए से लेकर ई तक ग्राउंड्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे होंगे. और उसके बाद बॉक्स बने होंगे हर के आगे. अब उसको किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट कर रहा है, प्राइमा फेसी केस तो मेड आउट हो गया, बट अब वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहा है. लेट्स सपोज वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा था तो उसने एब्सकॉन्ड पे टेक कर दिया. अब आगे उसको रीजन लिखना होगा कि ऐसा उसको क्यों लगता है पुलिस वाले को कि वो भाग जाएगा, कि वो एब्सकॉन्ड करेगा. तो वो रीजन देने के बाद ही पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है. तो ये जो रिपोर्ट होगी ये जो पुलिस वाला है ये मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करेगा और मजिस्ट्रेट इसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगा क्या वो अरेस्ट जो था वो लीगल था कि नहीं था. फर्दर डिटेंशन को अलाउ करने से पहले कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा कि क्या ये लीगल अरेस्ट था कि नहीं था. एंड द मोमेंट द कोर्ट फाइंड दैट कि जो ये अरेस्ट था वो इलीगल था, उसी टाइम जो कोर्ट है वो उसको रिलीज के ऑर्डर दे देगा. द मोमेंट कोर्ट को लगा कि हाँ भाई वो तो अरेस्ट जो है वो इलीगल है, तो उसी टाइम पे कोर्ट उसको छोड़ने के आदेश दे देगा. अब एक और मिसकंसेप्शन है इसके रिगार्डिंग. एक और मिसकंसेप्शन है इस जजमेंट के रिगार्डिंग कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 498 पे अप्लाई करता है ऑफ आईपीसी. अगर 498 ए ऑफ आईपीसी का केस आता है, 498 ए ऑफ आईपीसी का केस आता है तभी पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते, बाकी सारे केसेस में अरेस्ट कर लेते हैं. इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ 498 ए, it is applicable on any and every cases in which the punishment is 7 years or less. जैसे ही बेल एप्लीकेशन फाइल होगी या फर्दर डिटेंशन के लिए पुलिस वाले 167 में रिपोर्ट फाइल करेंगे, उसी टाइम पे कोर्ट का फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू एनालाइज वेदर दैट अरेस्ट वाज लीगल और इलीगल. इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट the arrest was illegal, the very moment the court has to pass the order and has to release that person accused of that particular offense. अगर वो ऑफेंस 7 साल या 7 साल से कम पनिशेबल था, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, चाहे सेक्शन 498 ए का ऑफेंस हो, चाहे वो थेफ्ट का ऑफेंस हो, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, उस केस में सेक्शन 41 ए की सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी कंप्लायंस होनी मैंडेटरी है. और अगर सेक्शन 41 ए की सेक्शन 41 की कंप्लायंस फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उस टाइम पे वो रिलीज कर देंगे.